तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 23 होगा, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 3 क्लासेस में हम लोगों ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित झारखंड सार संग्रह बुक में जितने भी MCQ दिए हुए हैं, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश वाले टॉपिक को पढ़ें तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश जो है वो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों को डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रवेश हम लोग दिखते हैं आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र में। उसके बाद दिखते हैं हम लोग सिंहभूम के अलावा देखा जाए तो सिंहभूम में हम लोग 3 जगह पे इसका प्रवेश दिखते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि झारखंड में जो है वो अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम में होता है। और सिंहभूम में जो है वो आपका 3 प्लेस है सिंहभूम में, और सिंहभूम के अंदर का 3 प्लेस है। कौन कौन वो देखिए। पहला आपका है ढालबुम वाला क्षेत्र, दूसरा है आपका पोरहाट का क्षेत्र। ठीक है, पहला ढालबुम का क्षेत्र हो गया, दूसरा पोरहाट का क्षेत्र हो गया, और तीसरा जो है वो सिंहभूम में ही कोल्हान का रीजन आ जाएगा। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम में होता है और सिंहभूम का 3 प्लेस याद रखना है। एक है आपका ढालबुम, ठीक है, पहला है ढालबुम, उसके बाद है सेकंड नंबर पोरहाट और थर्ड नंबर है आपका कोल्हान। इन तीनों में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंहभूम के बाद हम लोग देखते हैं जो आपका सरायकेला खरसावां है, वो उस समय एक देसी रियासत हुआ करता था। तो सरायकेला रियासत अलग होता था और खरसावां रियासत अलग होता था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों का क्या रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में संघर्ष, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं जो है आपका पलामू क्षेत्र में प्रवेश। तो सेकंड नंबर में देखते हैं पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। पहला देखिए सिंहभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। और सिंहभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है आपका ढालबुम में अंग्रेज़ों का प्रवेश, एक है पोरहाट में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और एक है आपका कोल्हान वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। इसके बाद हम लोग पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका छोटानागपुर खास वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। और छोटानागपुर खास में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बाद हम लोग जो है वो हजारीबाग में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। और हजारीबाग में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ने के बाद जो है हम लोग मानभूम यानी कि धनबाद वाले क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का प्रवेश, इसके बारे में पढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट है जो है संथाल परगना में अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो ओवरऑल क्या बताया गया है आप एक बार इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। झारखंड में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश है इसको हम लोग कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सिंहभूम वाले क्षेत्र में देखते हैं। और सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसको भी 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला ढालबुम में अंग्रेज़ों का प्रवेश, दूसरा है पोरहाट में अंग्रेज़ों का प्रवेश, और तीसरा है आपका कोल्हान वाले रीजन में अंग्रेज़ों का प्रवेश। यहाँ तक ठीक हो गया। सेकेंड हम लोग देखते हैं आपका कि सरायकेला खरसावां जो देसी रियासत है, इनकी और अंग्रेज़ों के बीच में क्या संघर्ष हुआ है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पलामू क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग छोटानागपुर खास वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। उसके बाद हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश पढ़ते हैं। इसके अलावा मानभूम क्षेत्र यानी कि मानभूम बोले तो धनबाद वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद संथाल परगना वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रवेश। इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये जितना भी टॉपिक है इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए इसका जो है MCQ हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। तो आपको जब पिछले क्लास में बताया गया था कि जब यहाँ पे सिंह वंश की दूसरी शाखा चल रही थी तो उस समय जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का शासनकाल जब रहता है तब उस समय हो और कोल जनजातियों के द्वारा यहाँ पे उपद्रव मचाया जाता है। और उस उपद्रव को जो है दबाने के लिए, हो जनजातियों के उपद्रव को दबाने के लिए जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ है वो छोटानागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह का मदद लेता है। ठीक है, और जो आपका कोल जनजाति है इनको दबाने के लिए जो कोल लड़ाका है और जो कोल जनजातियाँ जो विद्रोह कर रही थी, इन लोगों को दबाने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अंग्रेज़ों की सहायता मांगता है। और इसी के क्रम में सबसे पहले 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों का आगमन जो है वो सिंहभूम वाले क्षेत्रों में हो जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश किस वर्ष हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों का प्रवेश झारखंड में सबसे पहले हुआ और ये सिंहभूम वाले रीजन में हुआ। और सिंहभूम वाले रीजन में अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहली बार किस तरह से हुआ वो भी हम लोग जानते हैं, इसके पीछे का कहानी।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो ये आपका सिंहभूम वाला रीजन, यहाँ पे झारखंड मतलब ये झारखंड का सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे अंग्रेज जो है वो सबसे पहले आते हैं। और ये आपका जेपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, सिंहभूम में हम लोग जब भी अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ते हैं उसको 3 भाग में हम लोग तोड़कर पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला ढालभूम में अंग्रेजों का प्रवेश, दूसरा पोरहाट में अंग्रेजों का प्रवेश, और तीसरा जो है हम लोग कोल्हान वाले रीजन में अंग्रेजों का प्रवेश, इस तरह करके इसको तोड़कर पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्रों के साथ उनको जो है मिलान करना है। तो जब अंग्रेज़ों का आगमन सिंहभूम वाले क्षेत्र में होता है और झारखंड में प्रवेश जब होते हैं उन लोग, तो उस समय सिंहभूम के क्षेत्र में बहुत सारा राजवंश चलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो ढालभूम में जो है वो आपका ढाल राजाओं का शासन चल रहा था, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग पोरहाट देखें तो पोरहाट में जो है वो आपका सिंह राजाओं का शासन चल रहा था। जबकि अगर हम लोग कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में हो राजाओं का यहाँ पे शासन देखने को मिलता है। तो ये तीनों जो है सही मिलाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश होता है तो उस समय सिंहभूम में 3 हम लोग को महत्वपूर्ण क्षेत्र देखने को मिलता है। तो कोल्हान वाले रीजन में, कोल्हान में जो है वो हो शासकों द्वारा वहाँ कंट्रोल किया जा रहा था। पोरहाट वाले क्षेत्र में सिंह शासक थे। वहीं ढालभूम वाले क्षेत्र में जो है वो ढाल राजा लोग जो है वो शासन कर रहे थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जा रही है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना आधिपत्य जो है वो कब स्थापित करता है। तो अपना आधिपत्य कब स्थापित करता है, ये हम लोगों को पूछा गया क्वेश्चन। तो इससे पहले एक कहानी आपको बताया गया है कि सिंहभूम में जो आपका ढालभूम वाला एरिया है, इसी ढालभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले होता है 1767 ईस्वी में। झारखंड का अंग्रेजों में पहली बार प्रवेश जो है सिंहभूम वाले क्षेत्र में होता है। सिंहभूम में भी खास करके कहाँ पे, तो ढालभूम में होता है। इसके अलावा देखिए अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश करने के समय झारखंड में कोल क्षेत्र में जो है वो कोल क्षेत्र में हो शासकों के द्वारा, पोरहाट क्षेत्र में सिंह शासक, जबकि ढालभूम या फिर जो है ढालभूम वाला क्षेत्र वहाँ पे जो है वो ढाल शासकों के द्वारा या फिर ढाल राजाओं के द्वारा वहाँ पे शासन किया जा रहा था। फिर एक पॉइंट बताया जा रहा है कि 1767 ईस्वी जो डेट है, तो 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया। तो एक डेट याद रखिएगा 1760, तो ये जो है 1760, तो 1760 ईस्वी में मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना अधिकार कर लेता है। तो मिदनापुर के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब होता है, तो 1760 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो एक पॉइंट पता होना चाहिए आपको कि जब 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी मिदनापुर पे अधिकार कर लेता है, उसके बाद जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पे आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो सिंहभूम पे आक्रमण करने के लिए फर्ग्यूसन को भेजा जाता है 1767 ईस्वी में। तो जनवरी 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पे आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जा रही है कि ढाल विद्रोह जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो हम सभी को पता है कि जनवरी 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके बाद 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब्जा कर लिया। फर्ग्यूसन आता है 1767 ईस्वी में, उसको भेजा गया जनवरी 1767 में कि जाओ तुम सिंहभूम पे कब्जा करो। उसके बाद जनवरी में भेजा गया। उसके बाद 22 मार्च यानी जस्ट 2 महीना के बाद 22 मार्च 1767 ईस्वी को अंग्रेजों ने घाटशिला का जो महल है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और जब ये कब्जा हो जाता है तो 1767 ईस्वी में ही जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह होता है, सबसे पहला विद्रोह, जिसको बोलते हैं ढाल विद्रोह, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो 1767 में जनवरी 1767 में तो क्या बताया गया
कि 1767 जनवरी 1767 में अंग्रेज़ों के द्वारा फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ठीक 2 महीने के बाद यानी कि 22 मार्च 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फर्ग्यूसन के नेतृत्व में घाटशिला का जो महल था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब इस कब्जा के बारे में जब सुने तो 1767 ईस्वी में ही जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे पहले ढाल विद्रोह हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए कि इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बनाना स्वीकार किया। ये जो विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के बाद क्या हो गया, अंग्रेज़ जो है वो जगन्नाथ ढाल को जो ढालभूम का राजा बने रहना जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को 5500 रुपये सालाना कर देना मंजूर कर लिया। ठीक है, क्या बोला गया देखिए, ढाल विद्रोह जो है कब स्टार्ट हुआ तो आपका 1767 में हुआ। जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन आया झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में। उसके बाद 22 जनवरी 1767 को ही घाटशिला के ऊपर वो घाटशिला का जो किला है उसके ऊपर वो अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर 1767 ईस्वी में ही आपका ढाल विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। तो हम सभी को पता है आपका जो जगन्नाथ ढाल है, तो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ही ढाल विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेज़ों को कितने रुपये वार्षिक कर देना जो है वो स्वीकार किया। तो हम सभी को पता है कि जब जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया ढालभूम का, उसके बाद जगन्नाथ ढाल जो है वो अंग्रेज़ों को 5500 रुपये जो है वो सालाना कर देना मंजूर कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का जो है असफल प्रयास किया। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि जब अंग्रेज़ों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया गया और उससे 5500 रुपये सालाना जो है टैक्स देना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 1768 ईस्वी में ही ढालभूम क्षेत्र में गड़बड़ी फैलने लगी और गड़बड़ी जब फैला तो इसको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का जो है वो असफल प्रयास किया, जिसके बाद जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को बंदी बना लिया गया। और क्या बताया गया कि 1 साल के बाद यानी 1767 के बाद 68 ईस्वी में ही कुछ अफवाह फैलने लगा और अफवाह ये फैलने लगा कि ढालभूम वाले क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी फैलने लगी, जिसको रोकने के लिए ही अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट रुक के नेतृत्व में जो है विद्रोही जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए वो भेजता है लेफ्टिनेंट रुक को, लेकिन उसको लेफ्टिनेंट रुक जो है वो उसको जगन्नाथ ढाल को पकड़ने में असफल रहता है। जब उसको नहीं पकड़ पाता है तब ऐसे स्थिति में जो है वो जगन्नाथ ढाल के जो भाई रहते हैं नीमू ढाल, उसको बंदी बनाकर वो ला लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पे उनका जो भाई है नीमू ढाल, तो नीमू ढाल को जो है वो ढालभूम का राजा बना दिया। अब देखिए जगन्नाथ ढाल ने अपना विरोध जारी रखते हुए ढालभूम के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है ढालभूम का राजा बना दिया। तो ये कहानी देखिए, 1768 में लेफ्टिनेंट रुक को भेजता है कि जाओ भैया तुम जगन्नाथ ढाल को जो है बंदी बना कर लाओ। जगन्नाथ ढाल को तो पकड़ नहीं पाता, तब ऐसे में उसके भाई को यानी कि नीमू ढाल को बंदी बनाकर लाता है। फिर बाद में जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल उसके भाई को ही राजा बना देता है। इस बात से जगन्नाथ ढाल जो है वो नाराज़गी हो जाता है और नाराज़गी होने के बाद जो है वो फिर से वो क्या करता है, वो मतलब कि विद्रोह कर देता है। अब विद्रोह करने के बाद फिर लास्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा 1777 ईस्वी में, मतलब कि 9 साल के बाद 77 ईस्वी में जो जगन्नाथ ढाल को वापस से उसको राजा बना दिया जाता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट याद रखना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि 1767 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने इनमें से किसको पकड़ने के लिए मतलब किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था। तो लेफ्टिनेंट रुक। अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित कर दिया, तो उसके भाई नीमू ढाल को। क्वेश्चन नंबर देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया। तो आपके 1777 ईस्वी को दोबारा जो है वो ढालभूम का राजा बनाया गया जगन्नाथ ढाल को। आगे पूछा गया कि लेफ्टिनेंट रुक जो है उसने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि
जब ये सब कहानी हो गया 1777 तक ढालबुम को वापस राजा बना दिया गया। उसके बाद 1783 ईस्वी में यानी कि 6 साल के बाद लेफ्टिनेंट रूक जो है वो ढालबुम वाले क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद एक और पॉइंट और देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी में ढालबुम का वार्षिक कर कितने रुपये तय कर दिया गया। तो 1800 ईस्वी में जो है ढालबुम का जो वार्षिक कर था वो आपका 4267 रुपये कर दिया गया। कितना, तो 4267। हम लोग देखे थे कि जब 1767 में जगन्नाथ ढाल को जब विद्रोह करता है तब उसमें 5500 रुपये सालाना टैक्स देना था, तो उसमें उसको 5500 रुपये सालाना टैक्स देना उसको पड़ता था। इसके बाद 1800 ईस्वी में ढालबुम का जो है वार्षिक कर कितना कर दिया गया, तो 4267 रुपये कर दिया गया। तो ये था आपका सिंहभूम का जो ढालबुम वाला क्षेत्र है ना। तो ढालबुम में क्या कहानी हुआ, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। तो ढालबुम वाले क्षेत्र के बारे में हम लोग जाने कि 1767 में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ सिंहभूम के ढालबुम वाले क्षेत्र में। फिर हम लोग ये भी जाने कि यहाँ पे सिंहभूम में जो है वो कोल्हान क्षेत्र, पोरहाट क्षेत्र और आपका ढालबुम वाला क्षेत्र चल रहा था। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मिदनापुर के ऊपर अधिकार कर लेता है। उसके बाद जनवरी 1767 में फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर भेजा गया आक्रमण के लिए। 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर 1767 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला विद्रोह हो गया। उसके बाद इस विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को ही राजा बनाया और उसके बाद उनसे जो है 5500 रुपया सालाना कर लेने लगे। फिर 1 साल के बाद एक गड़बड़ी देखने को मिला कि भैया ये जगन्नाथ ढाल जो है वो हम लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जब ये बात अंग्रेजों को लगा। इसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 1768 ईस्वी में ढालबुम क्षेत्र में जब उसको गड़बड़ी सुनने को मिला, उसके बाद जो है वो जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का आदेश दिया, किसको, लेफ्टिनेंट रूक को। लेकिन वो पकड़ने में असफल रहा, तब उसके जो है भाई को पकड़ लिया, नीमू ढाल को। उसके बाद अंग्रेजों ने नीमू ढाल को जो है वो राजा बना दिया। फिर इस बात का विरोध बहुत ज़्यादा जनता लोग भी करने लगे और जगन्नाथ ढाल खुद किया। इसके बाद 1777 ईस्वी में जो है जगन्नाथ ढाल को वापस राजा बना दिया गया। उसके बाद 1783 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रूक जो है वो ढालबुम क्षेत्र में फिर से आपका है एक सैनिक अभियान चलाता है, मिलिट्री कैंपेन चलाता है। उसके बाद 1800 ईस्वी में ढालबुम का जो है वार्षिक कर आपका 4267 रुपया जो है वो तय कर दिया गया। तो ये था आपका ढालबुम का कहानी। अब देखते हैं हम लोग ढालबुम के अलावा अभी बताया गया था सिंहभूम में 3 क्षेत्र, एक है आपका ढालबुम, तो ढालबुम में ढाल राजा। उसके बाद है कोल्हान, कोल्हान में हो शासक। उसके बाद आपका पोरहाट और पोरहाट में सिंह शासक। तो अब हम लोग देखते हैं पोरहाट के बारे में, ठीक ना। पोरहाट के बारे में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार या अस्वीकृत कर दिया। तो अभी आपको बताया गया था ना, और ये क्या था, जब हम लोग जब हम लोग जो है वो सिंह वंश का दूसरी शाखा देख रहे थे, तो सिंह वंश का जो दूसरा नंबर का जो शाखा था, उस शाखा में हम लोग जाने थे कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में जो है पोरहाट वाले क्षेत्र में जो है कोल जनजाति और हो जनजाति के द्वारा उपद्रव मचाया गया था। तो उसी समय हो जनजाति को दबाने के लिए वो नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह का मदद लेता है, और जबकि कोल लड़ाका और कोल जनजातियों को दबाने के लिए जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो है वो अंग्रेज़ों की सहायता लेता है, ठीक ना। लेकिन इस समय जो है वो अंग्रेज़ जो है इसको अस्वीकार कर देते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेज़ों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेज़ों ने अस्वीकार कर दिया। तो बताया जाता है कि 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। तो पोरहाट का जो राजा होता है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, वो मिदनापुर का जो अंग्रेज रेजिडेंट है, यानी समझो ना, अंग्रेज़ों से ये सहायता मांगता है अपने भाई के विरुद्ध। उसका भाई रहता है शिवनाथ सिंह, अपने भाई के विरुद्ध ये बोलता है कि मेरा सहायता करो। परंतु कटक के मामले में उलझे होने के कारण अंग्रेज़ों ने इसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। 1767 ईस्वी में जगन्नाथ सिंह जो पोरहाट का राजा रहता है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, वो अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेज़ों का मदद मांगता है। लेकिन अंग्रेज़ जो है वो उस समय कटक वाले क्षेत्र में, कटक यानी कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में उलझे हुए रहते हैं, इस कारण से इसका जो है मदद वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने जो है वो सहायता देने से मना कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या था वो देखिए। पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, ये कारण तो नहीं था। ऑप्शन बी देखिए, जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, तो ये भी कारण नहीं था। ऑप्शन सी देखिए, अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, बिल्कुल सही बात है कि जो अंग्रेज लोग जो है वो आपका कटक के मामले में उलझे हुए थे, कटक वाले क्षेत्र में उलझे हुए थे, इसलिए वो लोग सहायता नहीं कर पाए। फिर देखिए 1773 ईस्वी का यहाँ पे कहानी बताया जा रहा है कि 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपना राज्य में शरण नहीं देंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैप्टन फॉरबिस। इसके पीछे का कहानी देखिए। 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस, तो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फॉरबिस ने 1773 ईस्वी में कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया, और समझौता ये किया कि पोरहाट का जो राजा है वो कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तो ये आपका कैप्टन फॉरबिस और आपका पोरहाट के राजा के बीच में समझौता हुआ था, और इसमें समझौता में ये बोला गया था कि जो है सरकार जो है, यानी कि जो पोरहाट का राजा जो है वो कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये बताया जा रहा है कि 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया। तो 1809 ईस्वी में पोरहाट का राजा जो है वो कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया, यानी कि वो बोला एक तरह से कि भैया ये जो राज्य है इसको हमको दे दीजिए, कंपनी का जो नियंत्रण है इसके ऊपर आप उसको छोड़ दीजिए। तो कहानी ये स्टार्ट होता है कि सबसे पहले 1773 में अंग्रेज अधिकारी फॉरबिस और पोरहाट के राजा के बीच में संधि हुआ। उसके बाद 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला के कुंवर तथा खरसावां के ठाकुर के साथ भी इसी तरह का संधि कर लिया। तो सरायकेला का कुंवर साहब और खरसावां का ठाकुर साहब के साथ भी अंग्रेजों ने जो है वो संधि कर लेता है 1793 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1809 ईस्वी में। तो 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला व खरसावां के बढ़ते प्रभुत्व को संतुलित करने के उद्देश्य से कंपनी से अपने राज्य को संरक्षण में लेने का आग्रह किया, जिसे कंपनी ने जो है वो अस्वीकृत कर दिया। क्या बताया गया कि 1809 ईस्वी का जो डेट है इसमें पोरहाट का राजा जो है वो सरायकेला व खरसावां के जो बढ़ते हुए जो प्रभुत्व है, यानी कि बढ़ता हुआ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल में करने के लिए जो है वो इसको बोला कि भैया आप इसको अपने नियंत्रण में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, हम इसको संभाल नहीं पा रहे, इसलिए इसको आप अपने अधीन ले लीजिए। ऐसे में क्या होगा कि आप यहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा तो भैया मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगा। लेकिन इस बात को अंग्रेज लोग नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि सरायकेला खरसावां, इन दोनों को जो है वो बोला जाता है कि आप अपने अधीन में ले लीजिए। तो 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से जो है सरायकेला और खरसावां इन दोनों राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया कि भैया आप इसको अपने संरक्षण में ले लीजिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट बोला गया। आगे देखिए, लेकिन इस पॉइंट को अंग्रेज लोग नहीं मानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लाने का निर्णय किया। इसके बाद क्या होता है कि ईस्वी के बाद क्या होता है कि देखो एक युद्ध होता है, बहुत फेमस युद्ध होता है वो, और उस युद्ध का नाम जो है, इसके बाद एक डेट याद रखिए कि 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश लोग और मराठा के बीच में युद्ध होता है। 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और इस युद्ध के पश्चात जो है सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया गया कि जो आपका सिंहभूम वाला क्षेत्र है, इस सिंहभूम वाले क्षेत्र को कंपनी जो है वो अपने नियंत्रण में रखेगी। तो 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1818 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध के पश्चात कंपनी ने सिंहभूम को मतलब कंपनी के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया या निर्णय लिया, ठीक है ना।
बक्सर की युद्ध हम लोग जानते हैं 1764 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ एक डेट लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल, तो अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल से बातचीत के बाद पोरहाट का राजा जिसका नाम है घनश्याम सिंह, तो पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया और कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने तथा संपत्ति का अधिकार बनाए रखने का आश्वासन दिया। और इस संधि को लेकर कंपनी तथा घनश्याम सिंह के जो है वो अपने अपने उद्देश्य थे। ये क्या था कहानी इन दोनों के बीच में, वो समझिए कि 1 फरवरी देखिए 1818 में आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसके बाद सिंहभूम वाले क्षेत्र को जो है कंपनी अपने नियंत्रण में रख लिया। उसके बाद 2 साल के बाद 1 फरवरी 1820 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी होता है, एजेंट होता है जिसका नाम है कैप्टन रसेल। तो कैप्टन रसेल और पोरहाट का राजा घनश्याम सिंह के बीच में जो है वो मतलब कि बातचीत होता है और घनश्याम सिंह जो है वो अंग्रेजों यानी कंपनी का जो अधीनता वो स्वीकार कर लेता है और उसके ऊपर वो साइन भी कर देता है। फिर बाद में कंपनी जो है वो घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करता भी है और बोलता है कि आपको अब किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, घनश्याम सिंह को बोलता है कंपनी। लेकिन इन दोनों में जो है जब ये जो संधि हुआ, इस संधि में कंपनी का भी अपना कुछ मांग था और घनश्याम सिंह का भी अपना कुछ मांग था। तो कंपनी का क्या मांग था, क्या उद्देश्य था, इसके बारे में भी आपको जानना होगा और घनश्याम सिंह का क्या उद्देश्य था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह और आपका अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रसेल के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। किसके साथ? तो कैप्टन रसेल। तो कैप्टन रसेल और पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के बीच में 1 फरवरी 1820 ईस्वी को जो है वो समझौता होता है और घनश्याम सिंह जो है वो अंग्रेज़ों का जो है यानी कि कंपनी का अधीनता स्वीकार कर लेता है और बदले में कंपनी घनश्याम सिंह को प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि संरक्षण प्रदान करते हैं। अब आगे देखिए 1820 का बात किया जा रहा है इसी में कि 1820 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य था। तो हम लोग जानते हैं कि इस संधि के बाद कंपनी का भी कुछ अपना उद्देश्य था और घनश्याम सिंह का भी अपना कुछ उद्देश्य था। तो अब दोनों के बारे में देखते हैं। पहले कंपनी का उद्देश्य देखते हैं। कंपनी का जो उद्देश्य है वो टोटल 4 गो था। पहला उद्देश्य क्या था कि जो आपका संबलपुर है, संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो संबलपुर एवं बंगाल के बीच वो सीधा संपर्क स्थापित करेगा। तो कंपनी बोला कि हम संबलपुर से लेके बंगाल के बीच, संबलपुर से लेके बंगाल तक यानी कि उड़ीसा से लेके बंगाल तक हम एक सीधा संपर्क स्थापित करेंगे, रोड वगैरह कुछ भी बना सकते हैं हम। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है कि कटक व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि कटक से लेके बनारस तक हम एक सीधा संपर्क स्थापित करेंगे या तो रोड बनाएंगे सीधा। पहला बोला कि संबलपुर उड़ीसा से लेके बंगाल तक हम सीधा रोड बनाएंगे। दूसरा बोला कटक से लेके बनारस तक हम अपना सीधा रोड बनाएंगे या फिर सीधा संपर्क स्थापित करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि विरोधियों के द्वारा संरक्षण हेतु सिंहभूम क्षेत्र को नियंत्रित करना है कि विरोधी जो भी है मतलब कंपनी का जो भी अगेंस्ट में जाएंगे उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है इसको अपने कंट्रोल में करना है। मतलब वो बोला कि सिंपल सी बात बोला कि ये जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, मेरे अंदर रहेगा। चौथा चीज़ कंपनी का एक और पर्पज़ था, वो बोला उसका उद्देश्य था कि विद्रोही जो कोल है तो विद्रोही कोलों पर इसका नियंत्रण स्थापित करना था। तो विद्रोही कोलों पर इनका नियंत्रण स्थापित करना था। तो ये कंपनी का 4 गो पर्पज़ था। अब ये पूछा जा रहा है कि कंपनी का पर्पज़ इसमें क्या उद्देश्य था। तो पहला हम लोग जाने कि कंपनी जो है वो कोल विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल है कि विद्रोही कोलों पर यह नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी है कि आपका सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है, ये चाहता था कि ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में नियंत्रण करे। तीसरा है कि संबलपुर व बनारस के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना चाहता था। तो संबलपुर के बारे में बताया जा रहा है कि संबलपुर उड़ीसा से लेकर बंगाल के बीच में सीधा रास्ता बनाना चाहता था और कटक से लेकर बनारस के बीच में सीधा रास्ता बनाना चाहता था। तो संबलपुर जुड़ेगा आपका बंगाल से और बनारस जो है वो जुड़ेगा आपका कटक से, ऐसा है, ठीक है ना।
तो लगभग लगभग सभी सही है, लेकिन खाली यहाँ पे ऑप्शन हल्का सा मिस्टेक था क्वेश्चन नंबर 21 में कि संबलपुर उड़ीसा में है, तो संबलपुर को बंगाल से जोड़ना चाहता था, जबकि कटक को बनारस से जोड़ना चाहता था। तो ये 4 को पर्पस था कंपनी का। इसके अलावा देखिए, अब देखते हैं हम लोग घनश्याम सिंह का क्या पर्पस था। तो घनश्याम सिंह का पर्पस था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर जो है वो नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो कंपनी के सहयोग से सरायकेला जो खरसावां है इसके ऊपर वो प्रभाव जो है अपना स्थापित कर सके, ये घनश्याम सिंह का उद्देश्य था। क्योंकि घनश्याम सिंह जो है देख रहा था, जब उसका शासनकाल चल रहा था तो सरायकेला खरसावां में बहुत ज़्यादा विद्रोही लोग उसका विद्रोह कर रहे थे, तो इसी के लिए मदद मांगता भी था वो कि सरायकेला खरसावां को आप अपने संरक्षण में ले लीजिए। तो घनश्याम सिंह का पहला क्या पर्पस था कि वो कंपनी के सहयोग से सरायकेला जो खरसावां है इसके ऊपर वो अपना कंट्रोल कर सके। उसके बाद सरायकेला के शासक से अपनी जो है कुल देवी पौरी देवी की जो मूर्ति है उसको वापस ला सके। तो सरायकेला खरसावां का जो शासक था उसके पास पोरहाट राजा की जो कुल देवी है पौरी देवी वो उनके पास था। वो चाहता था कि हमारी जो कुल देवी है पौरी देवी इनको आप सरायकेला के राजा के पास से हमको ला कर दीजिए। ये इनका दूसरा पर्पस था, उद्देश्य था घनश्याम सिंह का। तीसरा उद्देश्य था कि कंपनी के सहयोग से लोग जो है इनके ऊपर भी सत्ता स्थापित करना है। तो इनका 3 गो उद्देश्य था घनश्याम सिंह का कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पे जो है प्रभाव, यानी कि सरायकेला खरसावां पे कब्जा करना है, उसको कंट्रोल में करना है। दूसरा कि सरायकेला के शासक से अपनी जो कुल देवी की मूर्ति है पौरी देवी का उसको लाना है। और तीसरा कंपनी के सहयोग से लोगों के ऊपर भी हम लोगों को अपना मतलब कि कंट्रोल करना है। फिर देखिए, इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पहला प्रस्ताव कौन सा था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव नियंत्रण करना है या प्रभाव स्थापित करना है, यानी कि सरायकेला खरसावां को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था घनश्याम सिंह अंग्रेजों की मदद से। लेकिन इस बात को अंग्रेज नहीं मानते हैं। जबकि जो दूसरा नंबर जो था कि सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस लाना चाहते थे और कंपनी के सहयोग से लोगों के ऊपर वो कंट्रोल करना चाहते थे, इन दोनों बात को मान लेता है। तो इस संधि के पश्चात अंग्रेजों ने घनश्याम सिंह के पहले प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु अन्य दोनों जो उद्देश्य हैं अन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में जो है उसका सहायता करता है। ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है कि आपका जो मेजर WR गिलबर्ट है, तो मेजर WR गिलबर्ट की जो है उसने सरायकेला के कुंवर जिसका नाम है अजम्बर सिंह, तो सरायकेला का जो कुंवर है यानी सरायकेला का जो शासक है कुंवर अजम्बर सिंह, तो कुंवर अजम्बर सिंह से वो पौरी देवी की मूर्ति पोरहाट राजा को वापस लौटाने के लिए बाध्य कर देता है कि तुम भैया उनका जो कुल देवी का मूर्ति है पौरी देवी इसको तुम वापस करवा दो मतलब। तो ये मेजर WR गिलबर्ट वो मजबूर करता है सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को कि तुम जाके उनका जो कुल देवी की मूर्ति है पौरी देवी का मूर्ति इसको तुम घनश्याम सिंह को यानी कि पोरहाट राजा को वापस कर दो। उसके बाद 1821 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने लोगों का दमन करके उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन लाने या आने के लिए विवश कर दिया। तो पहला जो सहयोग था उद्देश्य था ये घनश्याम सिंह का कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना चाहता था। ये इसको तो नहीं किया, लेकिन मूर्ति वाला और लोगों के ऊपर नियंत्रण वाला ये दोनों पॉइंट जो है वो कर देता है अंग्रेज लोग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य था। वो अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर रहा था, लेकिन इसके लिए वो अपना वो शर्त भी रखा था। पहला शर्त क्या था कि सरायकेला खरसावां पर प्रभाव जो है वो स्थापित करना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। सरायकेला राज्य से या सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी की मूर्ति यानी कि पौरी देवी का मूर्ति लाना चाहता था। बिल्कुल सही बात है। वो कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपने नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यहाँ पे लोग होगा, ये भी सही बात है। ये तीनों चाहता था। पहला वाला इस बात को जो है वो कंपनी नहीं मानता है, बल्कि इन दोनों बात को कंपनी मान लेता है, यानी कि सरायकेला खरसावां पर वो नियंत्रण नहीं देता है, नियंत्रण करने में मदद नहीं करता है घनश्याम सिंह का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी। तो हम सभी को पता है पौरी देवी थी।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर जिनका नाम है अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी देने के लिए मतलब पौरी देवी की मूर्ति जो है वापस लौटा दिया है। तो हम लोग जानते हैं WR गिलबर्ट ये जो है मजबूर कर देता है सरायकेला के राजा को जो कि अजम्बर सिंह रहते हैं, और वो लास्ट में जो है घनश्याम सिंह को यानी कि पोरहाट के राजा को उनकी कुल देवी की मूर्ति पौरी देवी जो है वो वापस लौटा देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया। तो हो जनजाति, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है आपका। तो यहाँ से आपका कोल्हान वाला स्टार्ट हो जाता है। तो सिंहभूम में 3 गो क्षेत्र है, ढालभूम के बारे में पढ़ लिए। फिर आपका सेकंड नंबर है पोरहाट के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग कोल्हान के बारे में पढ़ते हैं, और कोल्हान में जानते हैं कि यहाँ पे हो शासक यहाँ पे राज कर रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन 4 है, अर्जुन सिंह, गंगा सिंह, ज्वाला सिंह, विक्रम सिंह। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि सरायकेला राज्य की जो स्थापना है वो विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पे युद्ध हुआ। तो हम सभी को पता है कि सरायकेला राज्य का स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया। फिर 1793 ईस्वी में सरायकेला तथा खरसावां के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की। 1793 में सरायकेला तथा खरसावां के साथ जो है अंग्रेजों ने संधि करता है। हम लोग जानते हैं कि सरायकेला का जो कुंवर साहब और खरसावां का ठाकुर के साथ उन लोग अंग्रेजों ने जो है वो संधि कर लिया। उसके बाद 1820 ईस्वी में ही क्या होता है, 1820 ईस्वी में ही कोल्हान क्षेत्र में मेजर रफसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद ही रोरो नदी के तट पे अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज अधिकारी लोग विजयी हो जाते हैं। तो 1820 ईस्वी में ही क्या होता है कि कोल्हान वाला क्षेत्र है वहाँ पे मेजर रफसेज ये कोल्हान क्षेत्र में एंट्री करता है। तो 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज कोल्हान वाले रीजन में प्रवेश करता है। तो जब ये खबर होल लोगों को पड़ता है तो होल लोग मेजर रफसेज को रोकने जाते हैं, और ये लोग रोरो नदी के तट पे ही मेजर रफसेज और आपका हो जनजातियों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मेजर रफसेज की जो सेना है वो जीत जाती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका 1820। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कि रोरो नदी के तट पे अंग्रेजों तथा हो जनजातियों के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं मेजर रफसेज। कौन है, मेजर रफसेज है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो हम लोग जानते हैं कि इस युद्ध में मेजर रफसेज यानी कि अंग्रेजों का विजय हुआ। उसके बाद 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में 1820 का कहानी बता दिए कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ सो रोरो नदी किनारे। उसके बाद 1 साल के बाद 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया। तो 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में जो अंग्रेज है वो हो क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तब हो लोग जो है वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के लिए लास्ट में फिर विवश हो जाते हैं। तो पता होना चाहिए कर्नल रिचर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि 1821 ईस्वी में जो अंग्रेज़ अधिकारी रहते हैं कर्नल रिचर्ड वो हो क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद हो लोगों और अंग्रेज़ों के बीच में जो है वो युद्ध वगैरह कुछ भी हुआ होगा। फिर बाद में जो हो जनजाति है वो अंग्रेज़ों का मतलब कि अंग्रेज़ों का जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं, यानी कि विवश हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहाँ अंग्रेज़ों को हो जनजाति से संघर्ष हुआ। तो हम लोग जाने कि 1820 में मेजर रफसेज कोल्हान क्षेत्र में एंट्री करता है, जिसके कारण हम लोग देखिए रोरो नदी पे युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेज लोग जीत गए।
फिर 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेज जो है वो हो क्षेत्र में घुसते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हो जनजाति वो अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लेता है। उसके बाद 1831 और 20 के कोल विद्रोह में जो है वो हो जनजाति लोग बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। हो जनजाति अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे और उन लोग इससे खाली तो इन लोग का अधीनता भले ही स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वो कभी भी दिल से इनको अपनाए नहीं थे। इस कारण से जब 1831 और 32 में जब कोल विद्रोह होता है तो उस कोल विद्रोह में जो हो जनजाति है वो लोग बहुत ज़्यादा समर्थन देते हैं। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि 1836 ईस्वी जब आता है, कोल विद्रोह के बाद 1836 ईस्वी में बात की जा रही है, तो टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी के द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया। तो किनकी सलाह पे? तो टी.एन. विल्किंसन की सलाह पर कंपनी के द्वारा अंग्रेजी सेना को कोल्हान क्षेत्र में भेजा गया, जहां हो जनजातियों से इनका संघर्ष हुआ, बहुत भयानक संघर्ष हुआ। और अंत में 1837 ईस्वी में जो हो जनजाति है, तो हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी को सीधे जो है टैक्स देना एक्सेप्ट कर लिया। तो सोचिए अंग्रेजी सेना लोग कितना ज़्यादा विवश कर दिया था कि जो हो जनजाति इसके खिलाफ था, लड़ता था, विद्रोह करता था। बाद में 1837 ईस्वी में जो है हो जनजाति आत्मसमर्पण कर दिया। 1821 में तो अंग्रेज अधिकारी लोग अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिए थे हो जनजाति, लेकिन 1836 में जो है 1831-32 में कोल विद्रोह में फिर हो जनजाति जो है हो जनजाति जो है वो कोल विद्रोह में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 1836 में टी.एस. विल्किंसन का सलाह पे जो है अंग्रेजी सेना उसको कोल्हान वाले क्षेत्र में भेजा जाता है, जहाँ पे हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है और लास्ट में हो जनजाति जो है वो सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विल्किंसन की सलाह पर कंपनी ने अंग्रेजी सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा, जहाँ पे हो जनजाति से संघर्ष हुआ और लास्ट में संघर्ष के बाद जो है हो जनजाति सरेंडर कर दिया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। तो जब 1836 में विल्किंसन के सलाह पे अंग्रेजी सेना को कोल्हान वाले क्षेत्र में भेजा गया, जिसके बाद अंग्रेजी सेना और जो हो जनजाति के बीच में संघर्ष हुआ। उसके बाद 1837 ईस्वी में ही हो जनजाति जो है वो अपना आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिए और वो कर देने के लिए यानी टैक्स देने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद 1837 ईस्वी में उसी साल 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया और प्रशासनिक इकाई बनाने के बाद उसे एक अंग्रेज अधिकारी का अधीन कर दिया गया तथा क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी जो है वो पहाड़ी असेंबली की स्थापना करता है। तो क्लीवलैंड जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको यहाँ पे प्रशासनिक इकाई बनाकर उसको एक अंग्रेज अधिकारी का अधीन कर दिया जिसका नाम था क्लीवलैंड। और क्लीवलैंड जो है नामक अधिकारी जो है अंग्रेज अधिकारी वो पहाड़ी असेंबली की स्थापना भी करता है। तो 1837 ईस्वी में जब अंग्रेज कि हो जनजातियों के द्वारा सरेंडर किया गया था संघर्ष के बाद, तो इसी समय कोल्हान वाला जो क्षेत्र है इसको एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसको एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन सौंप दिया गया। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो आपका था क्लीवलैंड, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? विल्किंसन, कैमक, गिलपर्ट या फिर क्लीवलैंड? तो हम सभी को पता है क्लीवलैंड, ठीक है ना। तो क्लीवलैंड हम सभी को पता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी देशी रियासतें थी? तो हम सभी को पता है कि ब्रिटिश शासनकाल में पूरे भारत में लगभग 560 से भी अधिक देशी रियासतें थी। इनमें से संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड विभाजन से पूर्व मात्र 2 ठो देशी रियासत जो था वो इसमें शामिल था 560 में। इन दोनों का नाम क्या है? तो आपका सरायकेला और खरसावां है। तो ब्रिटिश शासनकाल में टोटल 560 से भी अधिक देशी रियासत था, जिनमें से 2 ठो देशी रियासत सरायकेला और खरसावां भी था, ठीक ना। इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अब हम लोग सरायकेला रियासत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग खरसावां रियासत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है सिंहभूम वाला क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश से संबंधित सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा किया गया था?
तो हम सभी को पता है कि सरायकेला का जो स्थापना है सरायकेला रियासत का, तो सरायकेला रियासत की जो स्थापना है वो पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। तो सिंह वंशी जो राजा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो सरायकेला रियासत की स्थापना पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल कितना गांव था, तो उसमें टोटल 10 गांव था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह के द्वारा इसका जो है वो गठन किया गया, सरायकेला देसी रियासत का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार जो है वो संपर्क स्थापित हुआ। तो अगर हम लोग संपर्क कब स्थापित हुआ, तो इसमें बताया जाता है कि सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ सबसे पहले जो संपर्क स्थापित हुआ था वो आपका 1770 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सरायकेला रियासत का स्थापना पोरहाट के सिंह वंशी राजा अर्जुन सिंह के बेटे विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें टोटल 10 गांव था। और सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ पहला संपर्क जो था वो आपका 1770 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। आगे जो है हम लोग सरायकेला रियासत के बारे में और डिटेल से, और उसके बाद खरसावां रियासत के बारे में, उसके बाद पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, उसके बाद छोटानागपुर खास क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, उसके बाद हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, फिर मानभूम यानी कि धनबाद में अंग्रेजों का प्रवेश, और उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक जो है वो रखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जाने हैं, आज हम लोग क्लास नंबर 35 तक ही रखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 35 तक। इसके बाद जो है इसमें टोटल 71 को क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन तक आज हम लोग इसको टच किए हैं। बाकी का जो है 36 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जाने हैं कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो अलग अलग हम लोग तोड़कर पढ़ते हैं 7-8 जगहों पे, जिसमें से हम लोग सबसे पहले जाने कि सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश। और सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले होता है, और सिंहभूम में हम लोग जो है वो 3 जगह में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला है ढालभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, दूसरा है पोरहाट वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश, और तीसरा है आपका कोल्हान वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। इन तीनों के बारे में डिटेल से एक एक करके हम लोग पढ़े। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि झारखंड में 2 आपका देसी रियासत था। पूरे भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 560 से भी अधिक देसी रियासतें थी। इनमें से 2 देसी रियासत जो था वो झारखंड में था, और झारखंड उस समय संयुक्त बिहार का पार्ट हुआ करता था। एक था आपका सरायकेला देसी रियासत और दूसरा है खरसावां देसी रियासत। ठीक ना, तो यहाँ तक हम लोग आज की क्लास में पढ़े हैं। बाकी कल की क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे, और फिर इस टॉपिक को यानी कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।